नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज रिवीजन सीरीज में आज हमारी 11वीं क्लास है और आज हम लोग 251 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। 250 क्वेश्चन यानी कि 250 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं और एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए 291वें क्वेश्चन से आज हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं क्या कुछ प्रश्न हमारे सामने रहा है। नंबर 1, राष्ट्रीय कृषि नीति। क्या राष्ट्रीय कृषि नीति के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है क्या है वो सत्य कथन है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर एग्जैक्टली मुझे क्या करेंगे, सही बताएंगे बॉस। ठीक है, तो आइए, तो इसमें पहला कथन क्या है कि 2030 तक $100 बिलियन निर्यात लक्ष्य इसमें रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति जो है, नीति नहीं, निर्यात जो है नीति है। दूसरा, मूल्य वर्धित उत्पादों पर फोकस किया गया है। ठीक है, केवल चाय व कॉफी पर आधारित यह नीति है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चौथा, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स सुधार पर भी इस पर जो है फोकस किया जाएगा। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि नीति है अभी हाल में जो बनाई है, इसमें एक कथन सही है, 2 सही है और आपका 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्टली सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। सेम पॉइंट है। और ये केवल चाय और कॉफी पर नहीं है, बल्कि यह नीति जो है सभी कृषि उत्पादों के लिए बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि ताकि हम इनका उत्पादन बेहतर ढंग से कर सकें और उत्पादन के साथ इनके निर्यात पर हम फोकस ज्यादा से ज्यादा कर सकें। इसलिए सरकार जो है नई कृषि तकनीकों के माध्यम से भी किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। चलिए, रिंग ऑफ फायर चर्चाओं में रहता है अक्सर। आपको बताना है कि रिंग ऑफ फायर क्या है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों वाला क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में, बी ऑप्शन है, ऐसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी होती है या सबसे ठंडे क्षेत्र होते हैं, और या फिर ऑप्शन है आपके सामने कि इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइएगा कि 252 का कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा एग्जैक्टली सही। जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट जल्दी से। इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा? यह दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि वाला क्षेत्र है। ए ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका ऑप्शन बी हो गया था, लेकिन बी नहीं होगा, ये होगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि 252 का ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिंग ऑफ फायर, इसमें से ए कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको हटा करके ए कर लीजिएगा। आप जानते होंगे कि यह रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारे एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है, जस्ट लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से एरिया है। और इस एरिया में जितने भी देश अवस्थित हैं, ये सभी देश क्या हैं, भूकंप और ज्वालामुखियों के लिए क्या है, बहुत सेंसिटिव जोन में होते हैं, आते हैं। यानी कि इन क्षेत्रों में जो इस एरिया में आएंगे वो क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं। किसके लिए? अर्थक्वेक और आपका जो वोल्केनोज के लिए। ठीक है, यह दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हुआ है और आपके एग्जाम में प्लेट टेक्टोनिक्स पर खूब सारे प्रश्न बनते हैं, आप जानते होंगे। इसलिए प्लेट टेक्टोनिक्स वाले सेक्शन को आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। आप जानते होंगे जब दो प्लेटों में क्या होता है, घर्षण होता है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर जाती है या एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाती है या आपस में रगड़ खा के दोनों दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं या नीचे जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कंपन होने से क्या होता है, भूकंप की गतिविधि होती है और भूकंप के आने से ज्वालामुखी होता है। तो कई बार ज्वालामुखियों के आने से भी भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है और आपकी परीक्षा में प्लेट टेक्टोनिक, ज्वालामुखी और भूकंप पर खूब प्रश्न आते हैं। तो इसको डिटेल्स में आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। कई बार देश का नाम पूछ लेता है और पूछ लेता है कि क्या यह देश रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है या नहीं है, तो आपको बताना होता है। इसलिए रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा नेट पर डाल करके। इसे अग्नि का वलय या अग्निवलय या सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी इसको जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर को। ठीक है, आग का गोला, यह दुनिया के लगभग 70% सक्रिय ज्वालामुखियों और 90% भूकंप का घर है। अपने आप बताइए, पूरे वर्ल्ड वाइड का यह क्षेत्र कई टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु से घिरा हुआ है। इन प्लेटों के लगातार खिसकने, ठीक है, खिसकेगा या आपस में टकराएगा या एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के नीचे जाने की वजह से यह भूकंप आते रहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे अगर 2 टेबल ऐसे लगी हुई हैं और उसमें आप कुछ खाना रखे हुए हैं और इसमें कंपन होने लग जाए,
तो गिर जाएगी प्लेट, सिंपल सी बात है। ठीक उसी प्रकार से इनमें होता है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ऊपर की तरफ खिसकती हैं, नीचे जाती हैं या दूर जाती हैं, तो कंपन होने से ज्वालामुखी और भूकंप जैसी गतिविधियां सामने देखने को मिलती हैं। चलिए अब 253 नंबर क्वेश्चन आ गया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है और इस संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। नंबर 1 पॉइंट, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में होती है, ठीक है। दूसरा, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुई थी। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आप देख पाएंगे कि वास्तव में यह स्थापना होती है 1948 में, बिल्कुल सही बात है। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को होती है, यह भी सही है। तो आप पाएंगे कि दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, यानी कि 253 का क्या हो जाएगा, आपका सी वाला आंसर हो जाएगा सही, एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में पढ़िए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसीलिए चर्चाओं में है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अभी हमने पढ़ा कि 1948 में होती है। यह पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा इसको। इसे वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अंततः इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कर दिया गया और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की बात करें तो 3 अगस्त 1954 को दरअसल परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। तो परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग दो अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब आगे आपके सामने 254 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत और स्पेन ने किस वर्ष को ड्यूल ईयर के रूप में घोषित किया है? तो 2025 को, 2026 को, 27 को या फिर 28 को? जल्दी से इसका भी आप लोग मुझे उत्तर बताइएगा बॉस कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर ए होगा या बी होगा, आप बताइए। अकॉर्डिंग मेरे बी होना चाहिए शायद संभवतः, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाल ही में भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में घोषित किया है। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यटन और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दरअसल इस 2026 को जो है स्पेन और इंडिया ने क्या किया है, जो है ड्यूल ईयर के रूप में इसको घोषित कर दिया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्पेन चूंकि चर्चाओं में तो लगे हाथ हम लोग स्पेन के बारे में एक बार देख लेते हैं कुछ जानकारी। स्पेन क्या है? स्पेन यूरोप के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है। यह आइबेरियन प्रायद्वीप पर है। स्पेन यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। राजधानी क्या है इसकी? स्पेनिश है, याद रखिएगा। और स्पेन में जैतून के तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस देश में जैतून के तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? आप कहेंगे स्पेन में। राजधानी स्पेन की क्या है? मैड्रिड है। और करेंसी यहां की क्या है? यूरो है। यही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ड्यूरो नदी स्पेन की सबसे ज्यादा बहने वाली नदी है और यह नदी सिएरा डे उरबियोन से निकलती है और स्पेन और उत्तरी पुर्तगाल से होकर बहती है। यह नदी अटलांटिक महासागर में मिल जाती है अपने आप पे। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एब्रो नदी भी वहां पर चर्चाओं में रहती है। तो एब्रो नदी टुडिला शहर से बहती है और कैटालोनिया के स्वायत्त समुदाय के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागर में मिल जाती है। तो ये अलग अलग के प्रकार के प्रश्न हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो नदियां होती हैं उन नदियों से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते आते हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है। नंबर 1 क्या है पॉइंट आपके सामने कि एआई, क्वांटम और स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है। किसके तहत? नई राष्ट्रीय विज्ञान में जो प्रौद्योगिकी नवाचार नीति है उसके अंतर्गत, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी बल दिया गया है, जोर दिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा किया गया है। तीसरा, केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग अलग शैक्षिक संस्थानों पर यह लागू होता है। एक राष्ट्र एक अनुसंधान पोर्टल परिकल्पना इसमें की गई है, बिल्कुल सही बात है। चौथा सही, यानी कि 1, 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? एग्जैक्टली सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य अभी चर्चाओं पर रहा है और आपको बताना है कि ये जो शिकारी वन्य जीव अभ्यारण्य है ये एक्चुअली में कहां पर है, ठीक है। चलिए बताइए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और या फिर हिमाचल प्रदेश, दोनों में से कहां पर है बताइएगा। इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आई थिंक हिमाचल प्रदेश में संभवतः होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हिमाचल प्रदेश में है। यानी कि जो शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये आपके एग्जाम के लिए क्या है? आवश्यक भी है, यानी कि जरूरी भी है। कई बार
अभ्यारण्य जो या नेशनल पार्क जो चर्चाओं में रहते हैं उनकी अवस्थिति के बारे में प्रश्न पूछ लेता है। कई बार प्रश्न यह भी पूछता है कि ये पर्टिकुलर आपका राष्ट्रीय पार्क है और यहां से होकर कौन सी नदी बहती है, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है बहुत बार। तो इसको भी क्या करना है, आपको याद रख लेना है, भूलना इसको बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया कि भैया ये जो हमारा अभ्यारण्य है इसके आसपास जो है बहुत ज्यादा मानवीय गतिविधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इको सेंसिटिव है, पर्यावरण के दृष्टि से क्या है, ये सेंसिटिव है, क्योंकि हमको इस शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य की रक्षा करनी है। इसी के लिए सरकार ने इसके आसपास के क्षेत्र को क्या किया है, इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अवस्थित है और इसका नाम शिकारी देवी के नाम पर जो है रखा गया था। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है, 256 वाला, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। मिशन मौसम चर्चाओं में रहा है। आपको बताना है कि मिशन मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है, आपको बताना एग्जैक्टली कौन सा, उसका उत्तर सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी को भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम को लॉन्च किया था, ठीक है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और मिशन मौसम अभी चर्चाओं में रहा है बॉस, इसलिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपके बन सकता है, ठीक है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1985 में होती है, यह आपसे कहा गया है। अब आपको बता दें कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको क्या करना है, बताना है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। तो इसका उत्तर मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा बी। ये जो दूसरा वाला कथन है ये इसमें रॉन्ग है, यानी कि बी इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है, दूसरा कथन इसमें क्या है, आपका सही है, यानी कि 257 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला, केवल 2, ये रॉन्ग है आपका, ठीक है। चलिए, यानी कि पीएम मोदी ने 14 जनवरी को भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम को लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा कि इस बार प्रश्न यही पूछ सकता है कि ये जो भारतीय मौसम विभाग है इसकी कौन सी स्थापना वर्ष इस बार मनाई गई, तो 150वां स्थापना वर्ष अभी हाल ही में इसको मनाया गया है। आप जानते होंगे कि 15 जनवरी 1875 को IMD की स्थापना मकर संक्रांति के अवसर पर की गई थी। और यहां पर आप समय क्या लिखा हुआ था, यहां पर जो है 1985 लिखा हुआ था, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए, 1975 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, पीएम मोदी ने IMD के 150वें स्थापना दिवस पर एक स्मारक सिक्का और विजन दस्तावेज जो है 2047 भी जारी किया, क्योंकि 2047 में क्या करना है, हमें विकसित भारत बनाना है, इसलिए यह लक्ष्य आपको ध्यान रखना है। 258 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है, IMF के द्वारा, WTO के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप मुझे इसका उत्तर बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे। और मैं 1 मिनट का समय आपको देता हूं, आप चाहे गूगल कीजिए, आप चाहे जो कीजिए, लेकिन इसका उत्तर मुझे बताइए। शर्माइए नहीं, देखिए, है ना, कोई नाम को कोई आपका चेहरा नहीं जानता है, और जानता भी होगा तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, पढ़ाई में नहीं शर्म करना चाहिए बॉस, है ना। इसलिए जल्दी से उत्तर दीजिए कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है। मैं आपसे आपके जवाब की उम्मीद जरूर करता हूं, इतना तो टीचर की बात मानेंगे ना बॉस। अभी मैसेज आया होता कि बाबू खाना खाए कि नहीं खाए हो, एकदम झट से मैसेज करते हैं, खट 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 करना, हाँ हाँ खाए हैं जी, तुमने खाए क्या, अरे प्लीज खा लो। लेकिन अभी यहां पर कहा जाए कि रिप्लाई कर दी तो नहीं करेंगे आप लोग, कर दीजिए बॉस। हो सकता है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए और ये इंपॉर्टेंट भी है बॉस, लगा लीजिएगा टिक इसको, इंपॉर्टेंट। और नहीं बताइएगा, स्किप कर दीजिएगा, हो सकता है भूल जाइएगा। लेकिन अगर अभी सर्च करके आप इसका उत्तर दे देंगे और एग्जाम में आ जाएगा तो सही हो जाएगा एग्जाम में आपके। फिर तो ये बात ध्यान सुनिएगा, क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर, 258 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अभी हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 को क्या किया गया है, जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया है और
ये संस्करण कौन सा है, रिपोर्ट नंबर कौन सा है, 20वीं, यानी कि 20वीं रिपोर्ट है यह रिपोर्ट वार्षिक स्तर पर जारी किया जाता है, यानी कि पर ईयर इसको जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत के लिए शीर्ष 5 जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है। कौन कौन से 5 जोखिम है बॉस, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो जल आपूर्ति की कमी है, यहां पर ये 5 संकट हैं, यानी कि जोखिम है अपने आप में, जल आपूर्ति नहीं है अपने आप पे। हमारे पास भंडार तो बहुत है, लेकिन शुद्ध पानी की आवश्यकता बहुत कम है हमारे यहाँ पर। आवश्यकता मतलब है, लेकिन जो है संसाधन उतना नहीं है। इसी के लिए प्रधानमंत्री हर घर जल योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें पाइपलाइनों के माध्यम से हर घर में जो है टंकी के माध्यम से पानी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, शुद्ध जल, ताकि ना जल का दोहन हो और जल के संरक्षण के साथ साथ में एक शुद्ध पानी आपको मिल सके। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना, ध्यान रखना है। दूसरा, झूठी जानकारी और भ्रामक प्रचार, ये देश में बहुत चलता है। व्हाट्सएप पे बहुत सारी जानकारियां झूठी चलती हैं, फेसबुक से लेकर के अलग अलग जगहों पर, न्यूज़पेपर से लेकर न जाने कहां पर बड़े झूठे भ्रामक विज्ञापन और झूठी चीजें। जैसे अगर मैं विज्ञापनों की बात की जाए तो लोग क्या कहते हैं कि इस तेल को लगाने से आप गोरे से काले काले से गोरे बन जाएंगे, इस साबुन के लगाने से, इस शैम्पू के लगाने से आपके बाल जो है एकदम काले हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। ये सब मूर्ख बनाने का प्रयास किया। कई बार तो ऐसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं मार्केट में जो स्लो पॉइजन का काम करते हैं, जो प्रोडक्ट अलग अलग देशों में बैन होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं, वह प्रोडक्ट भारत में धड़ल्ले के साथ खूब चलते हैं। जैसे आरओ का पानी आप पीते हैं, खूब पीते हैं, एक्वा गार्ड पता नहीं क्या क्या लगवाते हैं यहाँ पे घरों में। बड़े बड़े कंट्रीज में भाई साहब ये आपका आरओ का है या बैन है, क्योंकि इससे बहुत प्रकार के रोग आप हो जाते हैं, खासकर गठिया रोग अगर जो होता है ना, पेन पैरों में, हाथों में, ये आपके आरओ के वाटर से होगा बॉस, क्योंकि रियल जो कंटेंट आपके वाटर का होता है वो खत्म हो जाता है, रियल जो इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर। पानी शुद्ध पीना है बॉस ना, तो आप एक काम कीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, गर्म करके गुनगुना कर लीजिए और फिर पी लीजिए आराम से। कुछ दिन तक नहीं अच्छा लगेगा, उसके बाद एक टाइम में अच्छा लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और बहुत पानी खराब आ रहा है तो अपने घर के बोरिंग को क्या करिए, गहराई में कराइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा, मानव अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रता का हनन भी किया जाता है कई बार। हालांकि ये बात समझ में मुझे नहीं आता है, ये तो गलत लग रहा है, लेकिन कहा गया इस रिपोर्ट में कि ये जोखिम है। प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल और मिट्टी प्रदूषण भी खूब है यहां पर, हमारे यहां पर। बिल्कुल सही बात है, ये तो है, मैं मान सकता हूं कि भाई तीनों प्रकार का प्रदूषण खूब है यहां पर। श्रम एवं प्रतिभा की कमी है, श्रम और प्रतिभा की कमी नहीं है, ठीक है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है इसको एक्चुअली कोई पहचान नहीं पा रहा, ना हमारे यहां पर श्रम की कमी है, ना यहां हमारे यहां पर प्रतिभा की कमी है, दोनों अपने आप में अपार हैं, लेकिन इसको पहचाने का काम जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कई बार श्रम भी करने वाला है, प्रतिभा भी बहुत है, लेकिन प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए कई बार आर्थिक कारक जिम्मेदार होते हैं, और अक्सर जिम्मेदार ही होते हैं आर्थिक कारक, और पैसे की वजह की ना होने की वजह से घर का बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वैज्ञानिकों को जो है पैसा चाहिए, लेकिन कई बार तो आर्थिक कारक होते हैं, कई बार सरकार ही नहीं सपोर्ट करती है। कई बार वैज्ञानिक ने कहा कि भैया हमको इतना पैसा चाहिए इस रिसर्च के लिए, तो नहीं मिलता पैसा, क्या कीजिएगा। तो ये एक बड़ी क्या है, कमियां है अपने आप में, ठीक है। बाकी अब विश्व आर्थिक मंच के बारे में थोड़ा सा देख लेते जानकारी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 24 जैन 1971 को होती है। जर्मन इंजीनियर क्लास शॉब ने इसकी स्थापना किया था। इसका मुख्यालय कोलोनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है अपने आप, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका नाम पहले क्या था, यूरोपीय प्रबंधन मंच था, और 1987 में इसे विश्व आर्थिक मंच के रूप में इसको नाम दिया गया, जबकि वर्ष 2015 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। कब, 2015 में, यानी कि अभी हाल ही में, ठीक है। अब आ गया 259 नंबर, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संदर्भ में आपको सत्कथन का चयन करना है, ठीक है। तो यूरोप और एशिया में हब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया इसके अंतर्गत, ठीक है, ओके। नीति केवल घरेलू उद्योगों तक सीमित है, ऐसा नहीं है। निर्यात सब्सिडी दी जा रही है, ठीक बात है। और 2030 तक भारत को शीर्ष निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 259 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, ये कुछ पॉइंट इसके अंतर्गत लिखे गए हैं, और लक्ष्य इसके क्या है इसको एक बार देख लीजिए। 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन वार्षिक उत्पादन क्षमता हासिल करना है। साथ ही लगभग 125 जो गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की अतिरिक्त शक्ति भी स्थापित करना है।
अनुमानित निवेश लगभग 19,744 करोड़ रुपए तक और स्वीकृत परियोजनाएं एवं हब्स स्थापित करना इसके लक्ष्यों में से एक है अपने आप में। ठीक है, यानी कि इसका जो उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का है, क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन से और उसके डेरिवेटिव से, जैसे ग्रीन अमोनिया आदि के उत्पादन, उपयोग और निर्यात को क्या करना, अल्टीमेटली बढ़ावा देना है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य है। और अब आगे आपके सामने 260 और इसका उत्तर भी आप ही को देना है, जो कि है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये प्रमुख कुछ महोत्सव उत्सव हैं और उधर उसके सामने उसके राज्यों का नाम लिखा गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिसमैच कर रहा है, अर्थात जो है सुमेध नहीं है। ये आपको क्या करना है, बताना है। और निश्चित तौर पर ऐसे त्योहार और महोत्सव अक्सर आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। अब यहां पर अलग तरीके से मैंने प्रश्न बना दिया है, तो आप मुझे बताइएगा कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। कनुमा उत्सव बिहार जो लिखा हुआ ये नहीं होगा अपने आप। बिहू असम में मनाया जाता है, सांची महोत्सव मध्य प्रदेश में और ओणम केरल में मनाया जाता है। ये सी वाला रॉन्ग है। ठीक है, तो अभी हाल ही में कनुमा त्योहार को तेलंगाना में मनाया गया, यानी कि ये जो आपका बिहार लिखा है, बिहार नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। तेलंगाना का यह पशुओं का त्योहार उत्सव है अपने आप में, कौन सा, यह कनुमा त्योहार। मकर संक्रांति के तीसरे दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। मवेशियों की पूजा के लिए खासकर ये समर्पित है अपने आप में। मवेशियों की पूजा इसमें की जाती है और इसकी उत्पत्ति गोवर्धन पूजा के समान मानी जाती है अपने आप में। गोवर्धन पूजा में भी तो हम लोग करते हैं ना पूजा पशुओं की, तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार से है। यह दिन भगवान कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप का सम्मान करता है और जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया और ग्रामीणों और मवेशियों को भयंकर बाढ़ से बचाया था। वो अपने श्री कृष्णा जो पहले सीरियल आता था उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसको उठा लिया था भगवान विष्णु ने, है ना। चलिए, सॉरी भगवान कृष्ण ने। तो गोवर्धन पूजा की जाती है, दिवाली के बाद की जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी कुछ कुछ उसी प्रकार के त्योहार, ये कनुमा त्योहार मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें बैंकिंग सेवाएं और हर पंचायत तक दी जाएंगी, ठीक बात है। डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन दिया गया है, ठीक बात है। महिला जनधन खातों पर विशेष जोर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों कथन सही हैं, यानी कि सभी कथन सही हैं इसमें बॉस, यानी कि क्या हो जाएगा आपका डी वाला। ये एक और दो नहीं होगा, केवल एक कर दीजिए, ये ऑप्शन हटा के ऐसे कर दीजिए, केवल एक। ठीक है, तो सभी कथन क्या हो जाएंगे इसके, सही हो जाएंगे। ठीक है, क्या है ये, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना है अपने आप में। इसको पॉइंट को क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है और ये प्रश्न कौन सा था, 261 था। अगर आपका लक्ष्य 2026 में आरओ का है तो आप जो है क्या करिएगा, आगे के लिए तैयारी करने के लिए आप हमारे अभ्युदय बैच में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। इसमें प्री प्लस मेंस के वीडियो लेक्चर्स, आपके नोट्स और आर्टिकल्स, बहुत कुछ कराया जाएगा आप में। अभ्युदय के नाम से है, डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं इसको। और डिटेल्स जानकारी के लिए जो ये नंबर आप हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क करके डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए 262 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या होगा उत्तर एग्जैक्टली। हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव की शुरुआत की गई थी, बहुत ही आसान सा इसका उत्तर है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, हो जाएगा बॉस क्या, गुजरात। यानी गुजरात में भी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। चलिए, और ये गुजरात के सबसे बड़े उत्सवों में से एक माना जाता है और इसमें भाग लेने के 47 देशों के पतंगबाज शामिल होते हैं। मतलब छोटा मोटा त्योहार नहीं है ये, ठीक है। पतंग उड़ाने के लिए 47 देशों के लोग इसमें शामिल होते हैं। यह त्योहार खासकर मकर संक्रांति या उत्तरायण के दिन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता जागते हैं और स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, तो इसीलिए जो है क्या होता है, ये मनाया जाता है। यानी कि 262 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके सामने एग्जैक्टली सही उत्तर। चलिए, हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किसे सिंगापुर का मानद राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। तो तनय दास हैं, तरुण दास हैं, विनय सोलंकी हैं या फिर अर्जुन रामपाल हैं। आप जरा बताइए इस उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली सही उत्तर। सी होगा या बी होगा, इसका उत्तर है आपका कौन सा, बी, तरुण दास को। तरुण दास को भी हाल ही में जो है ये मानद पुरस्कार दिया गया है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। सिंगापुर के द्वारा भारत सिंगापुर संबंधों को और मजबूत करने के लिए, पास लाने के लिए और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय उद्योग परिषद के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को
आप अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, सिंगापुर के साथ हमारे व्यापारिक जो संबंध क्या है, बहुत मजबूत है बॉस। ठीक है, इस पुरस्कार को स्वर्गीय रतन टाटा को प्रदान किया गया था। किसको? पहले सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। राजधानी सिंगापुर नगर है, मुद्रा सिंगापुर डॉलर है, करंग नदी सिंगापुर की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सिंगापुर की राजभाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, मलय, मंदारिन और तमिल जो है इसमें क्या है, शामिल है। और ये भैया आप सिंगापुर को देख पा रहे होंगे। सिंगापुर घूमने का शौक आप लोग को बहुत होगा, है ना? तो सिंगापुर यहां पर आप इसको देख पा रहे होंगे। चलिए, और ये देखिए इंडियन ओशन भी बगल में है इसके। ठीक है ना। अब आ गया आपके सामने 64 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। हाल ही में वर्ष 2025 में प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में 2024 में प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए कि बॉस इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। चलिए, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इज द राइट आंसर, यानी कि प्यूमा ब्रांड है, जानते होंगे इसके शूज और कपड़े आदि भी आते हैं प्यूमा के, है ना, अच्छे होते हैं। तो हाल ही में प्यूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया है अपना। और 2024 में शिखर धवन को भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। पीवी सिंधु को वर्ष 2024 में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था बॉस, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2024 में रश्मिका मंधाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उत्कृष्ट उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किस राज्य को पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मध्य प्रदेश को। ठीक है, अरे नहीं बॉस, यूपी को होना चाहिए था, यूपी को। डी वाला उत्तर है ना, डी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश होगा इसका उत्तर, है ना, डी। जल जीवन, ठीक है, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उत्कृष्ट उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यूपी को पीएम अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को आप लोग खास तौर पर। ठीक है, जल जीवन मिशन एक अच्छा मिशन है जहां पर सरकार लोगों तक शुद्ध जल की आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है। और इसमें उत्तर प्रदेश ने जो है एक अपना विशेष जो है उसको फायदा मिला है इस चीज का। चलिए, इस परियोजना में क्या हो रहा है कि सोलर पैनलों की स्थापना की गई है, जिससे न केवल ऊर्जा की बचत हुई है बल्कि पानी की आपूर्ति भी निर्बाध रूप से सुनिश्चित हुई है। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है, यानी कि जो ये मिशन है अपने आप में ये एक बहुत मजबूत है। यानी कि जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उत्कृष्ट उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ईपी को पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको पढ़नी थी। चलिए, छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के संबंध में आपको कथन बताना है, कौन सा कथन सही है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ग्रीन जॉब्स स्किलिंग शामिल है इसमें, ठीक बात है। केवल सरकारी आईआईटी इस पर लागू है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लागू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक बात है। और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 3 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एग्जैक्टली सही। अब ये देखिए, सेम वही पॉइंट है। ठीक है, व्याख्या जैसा कि यहां पर लिखा गया था वही है, यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता नीति 2025 एक मसौदा तैयार किया गया है इसका। और इसका उद्देश्य क्या है? देश में संचालित सभी कौशल एवं उद्यमिता गतिविधियों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करना और उन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना और लोगों को, महिलाओं को क्या करना? आगे बढ़ाना और उनको कौशल विकास में क्या करना? प्रशिक्षित करना। एक तरीके से 267 नंबर आ गया आपके सामने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? इसमें भी आपको डिस्मैच जो हो रहा है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का भी उत्तर आप मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। क्या आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी, या स्टार्टअप पहल 2019 में, या स्वच्छ भारत अभियान, या उज्ज्वला योजना? बताइए कौन सा इसमें जो है विकल्प गलत है। रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है बॉस? बताइएगा मुझे, रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है? प्लीज आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए। आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे इसका उत्तर एग्जैक्टली सही बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। बताइए।
बताएंगे यदि तो फायदा होगा, है ना। अब ऐसे ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आएंगे तो अब आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। अब इसमें एक ही योजना के बारे में नहीं लिखा गया है, और अक्सर मैं कहता हूं आपसे कि पुरानी योजनाएं अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अब आप बताइए कि इसकी पुरानी योजना कौन सी इसमें से जो है नहीं सुमित है। 267 का बी वाला स्टार्टअप पहल, आई थिंक ये वाला रॉन्ग है, डिसमैच है। स्टार्टअप पहल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्टार्टअप पहल की शुरुआत कब होती है, 2016 में होती है, 19 में नहीं होती है। यानी कि स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत 2016 में की गई थी, और स्टार्टअप इंडिया पहल के 9 वर्ष अभी पूरे हो गए हैं, इसीलिए चर्चाओं में रहा है ये। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है, देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना, जिससे देश का आर्थिक विकास एवं बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो सके। तो ये स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया है। इसके तहत भारत में इनोवेशन, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है, और इसके साथ ही देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास पर बल दिया जाता है, ठीक है। इस पहल के अंतर्गत क्या होता है, देश के उद्यमियों को किफायती व्यवसाय के लिए जो है ऋण आदि दिया जाता है। इसमें महिला उद्यमियों और SC/ST समुदाय के उद्यमियों को सब्सिडी वाली ऋण राशि दी जाती है। किसमें, ये जो आपका स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम आपका है, इस ही प्रोग्राम के अंतर्गत बॉस, ठीक है। हाल में पिग बुचरिंग स्कैम शब्द चर्चाओं में रहा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही है बताना है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर गुलामी जैसे अपराध शामिल हैं इसमें। पिग बुचरिंग, ये पिंग नहीं होगा, पिग होगा, ठीक है, हटा दीजिए, अंग्रेजी हटा दीजिएगा। पिग बुचरिंग शब्द सुअर काटने की प्रथा से संबंधित है। आपको बताने कौन सा कथन सही है, तो इसमें दोनों कथन हो जाएगा सही है। ये एक ऐसा साइबर अटैक है, इसमें क्या होता है, जैसे किसी बंदे को लालच दिया जाता है। जैसे इसको पिग बचरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे पहले सुअर को जब काटते हो क्या करते हैं, उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है, जाओ टहलो घूमो खाओ, है ना, और फिर पकड़ के उसको काट दिया जाता है। पिग बुचरिंग जो सेंटेंस इसी से लिया गया है, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ता है, उसको खूब लंबे लंबे दावे वादे करता है, आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों में आ जाता है और अपने अच्छी चीजों को सोचने लगता है, हाँ हाँ अच्छा ये हो जाएगा, इतना पैसा दूना हो जाएगा, और वो पैसा क्या करता है उसमें डाल देता है उसके अकाउंट में। बस सामने वाला पैसा या अकाउंट नंबर लेकर के उससे सब कुछ सारा पैसा उस लेकर के भाग जाता है। फिर आप ढूंढते रहो उसको, सब फर्जी रहता है, उसका आधार कार्ड से लेकर सब कुछ फर्जी रहता है। तो अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है एक बड़ा फ्रॉड जो इसमें होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पिग बुचरिंग के नाम से इसको जानते हैं। यह चर्चाओं में भी रहा है। निवेश घोटाला के नाम से लोग कहते हैं ना कि इस कंपनी में निवेश कीजिए, आप निवेश करते हैं वहां पर कि भैया इसमें पैसा आप तो दूना हो जाएगा तिगुना हो जाएगा, आप पैसा डालते हैं और वो कंपनी भाग जाती है, ठीक है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर गुलामी जैसे अपराध इसमें शामिल होते हैं। इसके तहत कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर निवेश करने हेतु प्रेरित करता है और ऐसे में निवेश करने के पश्चात सामने वाला व्यक्ति कहीं भाग जाता है। पिग बुचरिंग शब्द सुअर काटने की प्रथा से क्या है, संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग पर फोकस इसमें शामिल है, ठीक बात है बॉस। AI और बायोटेक्नोलॉजी प्रोत्साहित किया गया, इसमें केवल विश्वविद्यालय तक सीमित है, नहीं है ऐसा, निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2 और 4 शामिल है इसमें, सही, यानी कि बी इज द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, अब ये सब चीजें क्या है आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सार्वजनिक और निजी दोनों पर लागू होता है। अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है RO मुख्य परीक्षा को लेकर के। टारगेट आपका RO मेंस परीक्षा है जो कि आपकी अभी आने वाली है, और अभी आपने एग्जाम दिया भी होगा प्री का, अगर प्री निकल गया होगा तो इसके लिए आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर हम लोग GS के सेक्शन को छोड़ते हुए बाकी सभी सेक्शंस के वीडियो लेक्चर्स, उसके PDF में नोट्स प्लस एस्से, उस पर टॉपिक पर नोट्स और जो है आपका वीडियो प्लस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके अलग अलग जो भी होते हैं उन पर आर्टिकल्स कराए जाएंगे, और इसके अलावा आपके मेंटरशिप, आपके गाइडेंस, प्रॉपर सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको कराया जाएगा। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860444092001 या फिर 9506742546 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेंस 2023 लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी अगर प्री नहीं निकला होगा तो आप अगले साल की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए अभ्युदय बैच जो हमारा चल रहा है प्री प्लस मेंस का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए भी सेम कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 270 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम 2025 के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आपको बताना है कौन सा कथन सही है। नंबर 1, केवल चंद्रयान, नेक्स्ट और गगनयान पर जोर दिया गया है इस पर, ठीक है। या फिर दूसरा, केवल मंगल मिशन तक सीमित है ये, नहीं ऐसा तो नहीं है। तीसरा, निजी स्टार्टअप्स की भागीदारी इसमें है, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी इसमें शामिल किया गया है, तो बिल्कुल सही बात है। मेरे अनुसार इसमें 1, 3 और 4 होना चाहिए, ठीक है। बी वाला आंसर इसमें होना चाहिए शायद, देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह कार्यक्रम चंद्रयान, गगनयान और अन्य मिशनों पर आधारित है, सिर्फ मंगल तक ही सीमित नहीं है। चलिए, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग IBD इंडिया AI ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और विकसित करने के लिए किसके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेजॉन के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, या फिर फेसबुक के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या हो जाएगा बॉस। प्लीज गिव मी योर आंसर्स। क्या होगा? आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट इसका एग्जैक्टली उत्तर हो जाएगा, बी वाला मेरे अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा सही। देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग, जो इसको हम IBD इंडिया AI कहते हैं, ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने और विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और आप जानते हो कि AI का महत्व कितना है आजकल। इस बारे में समझौता के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया AI 2026 तक छात्रों, शिक्षकों, निर्माण संस्थानों, सरकारी अधिकारियों और महिला उद्यमियों सहित 5 लाख व्यक्तियों को जो है इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा जो है क्या कहते हैं आपका, ये है अपने आप में, ये क्या कहते हैं, ये संधि है अपने आप में जो साइन किया गया है। तो ये आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संशोधन जो किया गया था उसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से क्या है असत्य है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? प्लास्टिक अपशिष्ट पर कड़े नियम बनाए गए हैं, ठीक बात है। कार्बन क्रेडिट मार्केट शामिल, इसमें ठीक बात है। केवल उद्योगों तक सीमित है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। और चौथा, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाई गई है, बिल्कुल सही बात है। क्या पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है, किसके संदर्भ में? राष्ट्रीय परमाणु संरक्षण अधिनियम जो कि संशोधित अभी किया गया हाल ही में, उसके बारे में। यानी कि राष्ट्रीय परमाणु संरक्षण अधिनियम में अभी हाल ही में कुछ संशोधन किया गया है, तो उसी के कंटेक्स्ट में दिया गया है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया था बॉस? तो ये पास किया गया था 1986 में, 1986 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें से केवल 3, ये 3 लिख गया तो लिख दीजिए केवल 3, केवल 3 ही क्या है आपका रॉन्ग है, यानी कि ये आपका, ठीक है। चलिए, समय आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए, 2025 में राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण नियम 2025 और पर्यावरण संरक्षण द्वितीय संशोधन नियम 2025 जैसे विभिन्न संशोधन नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें खतरनाक स्थलों की पहचान और प्रबंधन, कास्टिक सोडा संयंत्रों के लिए कड़े उत्सर्जन मानक और दूषित क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को नियंत्रित करने जैसे बदलाव इसमें क्या है शामिल है अपने आप में। आप जानते होंगे कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पास किया गया, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है क्या था, पहले प्रावधानित था, लेकिन अभी हाल ही में इन बातों को लेकर के अभी हाल ही में एक नया संशोधन इसमें जो है किया गया, जिनमें इन विषयों को शामिल किया गया जो कि अभी हमने आपको बताया आपको, ठीक है ना। चलिए, 3rd AI एशियन फिल्म महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। नंबर 1, 3rd आई एशियन फिल्म महोत्सव 10 जनवरी से मुंबई में शुरू हो रहा है। दूसरा, महोत्सव के उद्घाटन में जापान की फिल्म द ब्लैक डॉग का प्रदर्शन किया जाएगा, या किया गया, अब तो हो गया, भिज गया। पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत रे स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जावेद अख्तर को एशियाई फिल्म सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये हो चुका, वैसे तो बीत चुका है, ठीक है, मैंने प्रश्न पहले कराया था तो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए जाएगा जहां पर है वो लिख दीजिएगा कि किया गया। तो अगर आप देखेंगे इसमें से, तो जो क्या बोले सही नहीं है, तो सही नहीं में ये आपका बी वाला नहीं है, सही है, यानी कि बी होगा क्या इसमें से? जापान की फिल्म द ब्लैक डॉग है या कोई और फिल्म है, जरा बताइएगा मुझे। 273 का क्या हो जाएगा उत्तर? एग्जैक्टली यही है, बी वाला क्या है, रॉन्ग है अपने आप में, सही नहीं है। और ये जो फिल्म है द ब्लैक डॉग, ये द ब्लैक डॉग फिल्म जापान की नहीं है बॉस, किसकी? जापान की नहीं है, किसकी है ये चाइना की है, चीन की है, तो इसीलिए क्या है, रॉन्ग है।
और सत्य नहीं है या सही नहीं पूछा था, यानी बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो महोत्सव है ये एशियन फिल्म महोत्सव, थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 10 जनवरी से मुंबई में शुरू हुआ और 16 जनवरी तक जो चला है अपने आप में। महोत्सव के उद्घाटन में चीन की फिल्म द ब्लैक डॉग का प्रदर्शन किया गया। इसने कॉन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी जीता था। 16 जनवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल के लिए कुल 61 फिल्मों का चयन इसमें किया गया था अल्टीमेटली। और इस अवसर पर प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक कौन जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा संस्कृति पर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, यानी कि पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। तो ये एक अच्छा टॉपिक था आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, मिसाइल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स के साथ एक समझौता किया है। इस संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है सही आपका। नंबर 1 पॉइंट, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की सप्लाई के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक बात है। इस कॉन्ट्रैक्ट से एमएसएमई सहित रक्षा उद्योग में व्यापक स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। ठीक बात है। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन अगर आप करेंगे तो पाएंगे इसमें से दोनों कथन आपके क्या है सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, यानी कि 274 का सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की सप्लाई के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 2960 करोड़ रुपए की लागत से एक अनुबंध पर, यानी कि एक समझौते पर क्या किया, साइन किया हुआ है। MRSAAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल है एक स्टैंडर्ड फिट है जो कई भारतीय नौसेना जहाजों पर लगा है और इसे भविष्य में अधिग्रहण के लिए प्लान किए गए प्लेटफॉर्मों पर फिट करने की योजना है। इस कॉन्ट्रैक्ट से एमएसएमई सहित रक्षा उद्योग में व्यापक स्तर पर जो है क्या होगा, एक रोजगार का सृजन होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। चलिए, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से पूछा है। नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसे सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसमें एक साथ 500 से अधिक सूक्ष्म मिसाइलों को दागा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, करीब करीब 60 मिसाइलें होंगी, उसमें 500 नहीं होंगी, यानी कि ये रॉन्ग है। तो केवल 2 हो जाएगा आपका सही उत्तर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र जो है, और ये इंपॉर्टेंट है बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आई थिंक शायद पीछे से पूछा भी गया था कि आरओ में शायद, आई थिंक ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए, अभी हाल ही में भारत द्वारा अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया, गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा में किया गया। तो ये पॉइंट भी हो जाता है आपके लिए क्या, इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसे सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो इस कंपनी का नाम भी क्या करना है आपको याद रखना है, इसको भी क्या कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक, ये 6 किलोमीटर दूर ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है, बहुत बड़ी बात है अपने आप। या दुश्मन के ड्रोन झुंड को रोकने में सहायक है। आजकल ड्रोन झुंडों में चलाने का जो है क्या कहते हैं प्रक्रिया खूब चल गई है, जिसमें ये सैटेलाइट में आ नहीं पाते, सैटेलाइट पकड़ नहीं पाता जब झुंड में जब ड्रोन उड़ते हैं, लेकिन ये झुंड में भी जो ड्रोन उड़ेगा उसको भी ये कैप्चर कर लेंगे। तो बड़ी बात है अपने आप में। एक साथ 64 से अधिक सूक्ष्म मिसाइलों को दागने की क्षमता भी इसमें शामिल है। तो ये हो गया आज हमारा 275 क्वेश्चन तक का पूरा सीरीज, जिसको आप लोग एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा और रेडी कर लीजिएगा। और डेली सीरीज देखिएगा आप लोग, पीसीएस के एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा और आरओ मेंस में इसका बड़ा फायदा होगा। बाकी जो भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें तो फायदा मिलेगा आपको। बाकी छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है पीसीएस को लेकर के। अगर आपका टारगेट पीसीएस का एग्जाम है तो आप हमारे यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर प्री प्लस मेंस के आपके वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, सीसैट आपका, निबंध आपका, हिंदी आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके प्री के, मेंस के आपके टेस्ट सीरीज प्री प्लस मेंस की, अनसर्टेन प्रैक्टिस आपका, ये सब कुछ जो चीजें आपको यहाँ पर कराई जाएंगी। तो आप लोग क्या काम कीजिएगा, इसको अच्छे से करते रहिएगा। तो आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए आप हमें 8604440921 पर आप मुझसे संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर,
ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।